हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अमेरिका के संविधान में संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। संघीय संविधान की दृष्टि से अमेरिका का संविधान प्राचीनतम विधान है। किसी भी व्यक्ति के लिए दो सरकारों के प्रति निष्ठा रखना दुनिया को अमेरिका के द्वारा ही सिखाया गया है। कनाडा, भारत, मेक्सिको, यहाँ जिस संघ शासन को मान्यता दी गई है वह संघ शासन अमेरिका के विधान से ही प्रेरित है। जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं, संघवाद फेडरलिज्म का रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फोएडस से हुई है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। और इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि संघ शासन हम उस शासन को कहते हैं जो एक संधि या एक संघ के माध्यम से एक हुए हों। अमेरिका में संघ शासन क्यों अपनाया गया, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है, संविधान के निर्माण से पहले अमेरिका अलग अलग 13 भागों में विभाजित था, जिनमें अपने पृथक अस्तित्व के प्रति मोह था, लेकिन परिस्थिति के कारण उन्हें एक होना पड़ा और उन्हें यह भी लगा कि अगर वे अलग रहे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और अगर वे एक रहते हैं तो वे अपने जो उनका अस्तित्व है या अपनी जो निजता है उसे भी वो खत्म नहीं करना चाहते थे। तो ये दोनों कंडीशन संघ शासन में ही पूरी हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने संघ शासन को मान्यता दी। दूसरा कारण है, अमेरिका क्षेत्र की दृष्टि से विशाल है और इसलिए भी अमेरिका ने संघ शासन को अपनाया। तीसरा है, तत्कालीन राजनीतिक दल स्थानीय और विकेंद्रित अधिक थे। जो स्थानीय दल थे अमेरिका के वो विकेंद्रित थे और स्थानीय हितों को मान्यता देते थे। वे राज्यों को शक्ति संपन्न बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है, संविधान निर्माता व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत संपत्ति के प्रबल समर्थक थे और इसीलिए उन्होंने संघवाद का पक्ष लिया। तो ये कुछ कारण थे जिसने अमेरिका को मजबूर किया कि वह अमेरिका में संघ शासन को मान्यता दे। नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान में संघीय तत्व या अमेरिका के संघात्मक शासन की विशेषताएं। पहली विशेषता है राज्यों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का सामंजस्य। अमेरिका में अलग अलग उपनिवेश थे, सुरक्षा की दृष्टि से अनेक होते हुए भी उन्होंने एकता को प्रमुख रूप से मान्यता दी है, यानी कि राज्यों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को स्वीकार किया है। दूसरी विशेषता है संप्रभु शक्ति का दोहरा प्रयोग। संप्रभु शक्ति का यहाँ दोहरा प्रयोग किया गया है। यद्यपि हम यह मानते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति केंद्र और राज्यों के माध्यम से होती है। दोनों सरकारें अपना अपना कार्य करती हैं और किसी भी राज्य के अस्तित्व को यहाँ मिटाया नहीं जा सकता। हर राज्य का अपना संविधान है, हर राज्य में अपनी सरकार है और दोनों ही सरकारें यानी केंद्र और राज्य सरकारें मुख्य रूप से अपने अपने संविधान के प्रति आश्रित हैं। नेक्स्ट है, शक्तियों का विभाजन। संघ शासन की यह बहुत बड़ी विशेषता होती है जो अमेरिका में मौजूद है कि यहाँ पर दो अलग अलग सरकारें हैं और या हम कहें दोहरी प्रभुसत्ता है। संविधान के द्वारा विभाजन का जो आधार है, शक्ति विभाजन का जो आधार है वो तय किया गया है। उसके जो आधार हैं वो यहाँ इस प्रकार हैं। पहला है, संघ सरकार की अनेक महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रावधान संविधान में, यानी कि संघ सरकार के पास जो जो शक्तियां हैं उनकी व्यवस्था अमेरिका के विधान में है। दूसरी बात है, संघ सरकार को कुछ निहित शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसा आपको कल वाले व्याख्यान में बताया था कि अमेरिका का संविधान बहुत संक्षिप्त संविधान है और संक्षिप्त संविधान होने के नाते बहुत सी बातें यहाँ छोड़ दी गई हैं। तो जो छोड़ी गई बातें हैं वे बातें मुख्य धारा में निहित हैं, ऐसा मानते हुए जो निहित शक्तियां हैं यानी मुख्य शक्ति में जो शक्ति निहित है वो भी केंद्र सरकार के पास हैं। कुछ शक्तियां राज्यों के लिए आरक्षित हैं, यानी कुछ शक्तियों के लिए माना गया है कि
कि उन पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बनाएंगी। कुछ शक्तियां अवशिष्ट हैं, यानी जो ना पहली व्यवस्था में आती हैं, ना दूसरी में, ना तीसरी में, यानी कुछ बची हुई हैं। कुछ राज्य के लिए निषिद्ध हैं और कुछ संघ के लिए निषिद्ध हैं, यानी कि कुछ पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार नहीं है और कुछ पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अब हम अलग अलग देखेंगे कि केंद्र सरकार की कौन सी शक्तियां हैं और राज्य सरकारों की कौन सी शक्तियां हैं। पहले हम देखेंगे केंद्र सरकार की शक्तियां। प्रथम अनुच्छेद की 8वीं धारा में केंद्र सरकार की शक्तियों की बात की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर लगाना, मुद्रा का एकत्र करना, संयुक्त राज्य अमेरिका की संपत्ति पर ऋण लेना, विदेशी व्यापार से संबंध बनाना, नागरिकता प्रदान करना, मुद्रा का निर्माण करना और उसे स्थिर करना, डाकघर को स्थापित करना, न्यायालय स्थापित करना, सेना एकत्र करना, सेना को संगठित करना, सार्वजनिक हित के लिए भूमि प्राप्त करना आदि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि संघ सरकार के हैं। लेकिन साथ ही साथ संघ की कुछ निषिद्ध शक्तियां भी हैं, जैसे कि वह उपाधियां नहीं दे सकती, वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि धर्म के विरुद्ध हो, लोगों के अस्त्र शस्त्र रखने और प्रयोग करने पर वह किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, लोगों के शरीर, मकान, कागजात, संपत्ति की तलाशी वो बिना किसी कानूनी आधार के नहीं ले सकती, किसी पर अधिक जुर्माना नहीं लगा सकती। ये शक्तियां केंद्र सरकार की निषिद्ध हैं। अब है राज्य सरकार की शक्तियां। राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो है स्थानीय कर लगाना, स्थानीय स्वशासन को मान्यता देना, अनुदान देना, सड़कों का निर्माण करना, व्यक्तियों का नैतिक विकास करना। राज्यों के संबंध में जो निषिद्ध शक्ति है वो है राज्य किसी विदेशी राज्य से कोई संधि या समझौता नहीं कर सकते, मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकते, सेना या युद्धपोत नहीं रख सकते, किसी भी प्रकार को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ केंद्र सरकार की शक्तियां और कुछ केंद्र सरकार की निषिद्ध शक्तियां, कुछ राज्य सरकार की शक्तियां और कुछ राज्य सरकार की निषिद्ध शक्तियां। इन शक्तियों के अलावा जो बची हैं वे हैं संवर्ती शक्तियां, जैसे कर लगाना, बैंक के संबंध में नीति बनाना आदि। तो इस तरह से यह विशेषता है अमेरिका के संघ शासन की कि यहाँ शक्ति विभाजन को मान्यता दी गई है। केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, राज्य सरकारों की अपनी शक्तियां हैं। अगली विशेषता है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी अमेरिका का नागरिक भी है और वह अपने राज्य का नागरिक भी माना जाता है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। संघ शासन की यह बहुत बड़ी विशेषता होती है कि संविधान सुप्रीम हो, संविधान के अनुसार केंद्र भी कार्य करे और राज्य सरकारें भी काम करें। अगर संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, केंद्र अपनी चलाएगा, राज्य सरकारें अपनी चलाएंगी और इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय। जो न्यायालय है वह स्वतंत्र और सर्वोच्च यहाँ पर है, यानी संविधान की रक्षा न्यायालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में या व्यवस्थापिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व। व्यवस्थापिका का उच्च सदन है अमेरिका में सीनेट। यहाँ पर व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। सीनेट उच्च सदन है और उच्च सदन में हर राज्य के द्वारा अपने 2-2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। जैसे भारत में उच्च सदन के रूप में है भारत में राज्यसभा, लेकिन वहाँ समान प्रतिनिधित्व नहीं है। किसी राज्य से 1 ही, किसी राज्य से 10, किसी से 12, किसी से 25 अलग अलग सदस्य भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में समान प्रतिनिधित्व को मान्यता दी गई है। संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को संविधान के संशोधन में अधिकार, यानी संघ की जो इकाइयां हैं वह संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती हैं। संविधान में संशोधन तभी होता है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उस पर अपनी सहमति दे देती हैं। नेक्स्ट है लिखित और कठोर संविधान। यहाँ का संविधान लिखित भी है और कठोर भी है। संघ शासन के लिए माना जाता है कि संविधान लिखित और कठोर दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि आसानी से अगर परिवर्तन केंद्र सरकार कर लेगी तो ऐसी स्थिति में जो
केंद्र सरकार है वो अपनी मनमर्जी चला सकती है और राज्यों को कमजोर बना सकती है। नेक्स्ट है अविनाशी संघ। यह संघ अविनाशी है, यानी कभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट है राज्यों के लिए पृथक संविधान। हर राज्य के लिए अपना पृथक संविधान है, अपना अलग संविधान है और उसी संविधान के अनुसार राज्य सरकारें काम करती हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में संघीय केंद्रीकरण। हमने देखा संघ शासन है, संघ शासन को बहुत मजबूती से अमेरिका में स्वीकार किया गया है, लेकिन संविधान निर्माता जैसा संघ बनाना चाहते थे। आज अमेरिका का संघ का वह रूप नहीं है। संघ पहले शक्ति संपन्न नहीं था, लेकिन आज बहुत अधिक शक्ति संपन्न है, या दूसरे रूप में हम कहें कि केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वह बढ़ती जा रही है। जो राज्य सरकारें हैं वे कमजोर हो रही हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर हावी हो रही है। क्यों अमेरिका में ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई? इसके कुछ कारण हैं। पहला है मौलिक विकास। धीरे धीरे समय के अनुसार जो मौलिक विकास हुआ, उस विकास ने यहाँ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पहले राज्य सरकारें शक्ति संपन्न थी, पर अब नहीं। नेक्स्ट है भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। समय के साथ साथ अमेरिका में भौतिक परिवर्तन भी हुए, अमेरिका में आर्थिक परिवर्तन भी हुए और अमेरिका में सामाजिक परिवर्तन भी हुए, यानी शहरों का विकास हुआ और इसने भी केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है गृह युद्ध। 1861 से लेकर 1850 तक एक लंबा गृह युद्ध अमेरिका में चला और इस गृह युद्ध के समय अमेरिका की केंद्रीय सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उससे भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन। विभिन्न कुछ जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं उन्होंने भी अमेरिका में केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है, जैसे नागरिकता का राष्ट्रीयकरण हुआ, मताधिकार को विस्तृत किया गया। नेक्स्ट है वित्तीय सहायता। अमेरिका की केंद्रीय सरकार वित्तीय सहायता भी समय समय पर राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती रहती है और इस वित्तीय सहायता के कारण भी केंद्र सरकार शक्ति संपन्न बनी है। नेक्स्ट है निहित शक्तियों का सिद्धांत और न्यायालय का निर्णय। जो निहित शक्ति सिद्धांत है, जैसा आपको बताया, निहित शक्ति सिद्धांत क्या है कि जो शक्तियां संविधान में लिखी हुई हैं उसमें ही एक शक्ति निहित मानकर केंद्र सरकार की शक्तियां आज बहुत बढ़ गई हैं। समय समय पर न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उन निर्णयों ने भी केंद्र सरकार को शक्ति संपन्न बनाया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। अमेरिका आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में महाशक्ति है और महाशक्ति अमेरिका को बनाया है अमेरिका की सक्षम केंद्रीय सरकार ने। तो इसलिए भी अमेरिका जो है वह केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है संघ राज्य में सहकारिता। संघ राज्य की सहकारिता का मतलब होता है जहाँ केंद्र और राज्य सहयोगी बन जाते हैं, आपस में प्रतिद्वंद्वी नहीं रहते। अमेरिका में भी यही स्थिति है। केंद्र और राज्यों के बीच आज प्रतिद्वंद्विता नहीं, सहकार, सहयोग है और इस सहयोग ने भी केंद्र सरकार को शक्ति संपन्न बनाया है। आर्थिक संकट 1930 में अमेरिका में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया और उस आर्थिक संकट के समय में भी अमेरिका की केंद्रीय सरकार ने उस संकट से बचने का कार्य किया, इसलिए भी अमेरिका में शक्ति संपन्न केंद्र बन रहा है राज्यों के मुकाबले। नेक्स्ट है तकनीकी युग। आज का युग तकनीकी है। तकनीक ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। जब अमेरिका का संघ बना था तो अमेरिका एक विशाल राज्य के रूप में था और अपनी उस विशालता के कारण हम यह देखते हैं कि अमेरिका को संघ शासन के रूप में ढलना मजबूरी थी। लेकिन आज केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण अमेरिका की केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य में के नागरिकों से अगर संबंध स्थापित करना चाहती है, संवाद स्थापित करना चाहती है तो कर सकती है। तकनीक ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है और इस कारण भी अमेरिका में संघ शासन जो है वो कमजोर हुआ है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है कल्याणकारी और समाज सेवी राज्य की आवश्यकता। आज का राज्य एक पुलिस राज्य नहीं है। आज का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो चुका है।
और लोक कल्याणकारी राज्य हम किसे कहते हैं? वह राज्य जो आवश्यकता से अधिक कार्य करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करता है, और राज्य के बढ़ते हुए कार्यों ने भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। तो इस तरह से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि अमेरिका का संघ कमज़ोर है या अमेरिका का संघ खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। अमेरिका सक्षम संघात्मक शासन के रूप में आज भी देखा, पहचाना और जाना जाता है। धन्यवाद।